ब्रिक्स 2025 का रियो समिट भारत के लिए एक कड़वा लेकिन जरूरी रियलिटी चेक साबित हुआ। हर साल मोदी सरकार ये दिखाने में जुटी रहती है कि भारत अब एक सुपर पावर है, हमारी विदेश नीति दुनिया की सबसे मजबूत है और ब्रिक्स जैसे मंचों पर भारत की लीडरशिप चलती है। आज दुनिया के बड़े देश हो, दुनिया के बड़े मंच हो, भारत को लेकर जिस विश्वास से भरे हुए हैं पहले कभी नहीं था। आज भारत ग्लोबल फ्यूचर से जुड़े विमर्श के सेंटर में है, उसे लीड भी कर रहा है। लेकिन इस बार के समिट ने सारी चमक धमक, इवेंट बाजी और बड़े बड़े दावों के पीछे की हकीकत उजागर कर दी। Anybody that's in BRICS is getting a 10% charge. Well, if they're a member of BRICS, they're going to have to pay 10% tariff. 2025 के ब्रिक्स समिट की सबसे बड़ी खबर यही थी कि शी जिनपिंग पहली बार इस मंच से गायब थे। ये कोई छोटी बात नहीं थी, क्योंकि शी जिनपिंग 2013 से लेकर 2024 तक हर ब्रिक्स समिट में आए थे। She does not want to be upstaged by India's Prime Minister Narendra Modi, who has been invited as a guest of honor and who received a state lunch. चीन के अफसरों ने इस फैसले को शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट कहकर टाल दिया, लेकिन र्यूटर्स और ब्लूमबर्ग ने साफ कहा कि चीन का असली फोकस अब डोमेस्टिक प्रायोरिटीज और यूएस कंपटीशन पर है। और बात की जाए ब्रिक्स और इंडिया की, तो वो उसकी लिस्ट में पीछे चले गए हैं। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में ब्रिक्स की अहमियत हमेशा बढ़ा चढ़ाकर दिखाई गई है, पर ग्राउंड पर हालात बदल गए हैं। इस समिट में चीन ने ना तो इंडिया के किसी स्ट्रैटेजिक एजेंडा को आगे बढ़ाया, न ही किसी बड़े इशू पर खुलकर इंडिया का साथ दिया। शी जिनपिंग का ना आना एक साफ डिप्लोमेटिक संदेश था कि चीन अब इंडिया को उतनी अहमियत नहीं देता और ब्रिक्स को लेकर उसकी प्रायोरिटीज बदल चुकी हैं। रूस के व्लादिमीर पुतिन, जिन पर मोदी सरकार स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप और दोस्ती का दावा करती है, वो भी इस बार समिट से दूर रहे। वजह थी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का अरेस्ट वारंट। अगर पुतिन ब्राजील जाते तो अरेस्ट होने का खतरा था। इसी कारण उन्होंने सिर्फ वीडियो लिंक से ब्रिक्स समिट को ज्वाइन किया। Vladimir Putin, who is facing an ICC arrest warrant over Ukraine war, is also opting out. पुतिन की एब्सेंस ने दिखा दिया कि रूस की सरकार भी अब अपने सर्वाइवल और वेस्ट के प्रेशर में उलझी है। इंडिया के किसी एजेंडे या मंच को वो ज्यादा अहमियत नहीं देती। नतीजा, ब्रिक्स के दो सबसे बड़े प्लेयर चीन और रूस उस समिट में सक्रिय नहीं रहे और इंडिया की सरकार को अकेले ही अपनी फॉरेन पॉलिसी को बचाने की कोशिश करनी पड़ी। कोई स्ट्रैटेजिक सपोर्ट, सॉलिडेरिटी या एजेंडा सेटिंग नहीं। इंडिया सिर्फ सिंबॉलिक लीडर बन के रह गया। देश की जनता को जहां सम्मान और प्रभाव की उम्मीद थी, वहां सरकार की कमजोर नीति ने इंडिया की डिप्लोमेटिक ताकत को फीका साबित कर दिया। इस वीडियो में हम जानेंगे ब्रिक्स को अब एक टूथलेस क्लब क्यों कहा जा रहा है, ब्रिक्स करेंसी के मुद्दे पर यूएस के दबाव में मोदी सरकार क्यों झुक गई, क्या मोदी सरकार की फॉरेन पॉलिसी ने इंडिया को वेस्ट और एशिया के बीच डायरेक्शनलेस बना दिया है। वेलकम टू आवर चैनल। आइए जानते हैं इस मुद्दे के पीछे का सीन क्या है। सोचिए, ब्रिक्स, जिसे एक समय दुनिया के पावर क्लब की तरह बेचा गया था, 2025 की रियो समिट में कैसा दिखा। कभी ये वही मंच था जहां इंडिया, चीन, रूस, ब्राजील, साउथ अफ्रीका खड़े होकर वेस्ट की मोनोपोली को खुला चैलेंज देते थे, जहां बोल्ड स्टेटमेंट, डिसरप्टिव पॉलिसी और अल्टरनेटिव ग्लोबल विजन के दावे होते थे। BRICS, a group of economies like Brazil, Russia, India, China and South Africa, has long positioned itself as a counterbalance to the Western power structures. Together, this group commands 35% of global GDP and represents 45% of humanity and handles nearly a quarter of global trade. लेकिन इस बार क्या हुआ? ब्राजील, जो 2025 समिट का होस्ट था, उसने एजेंडा ही क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल गवर्नेंस जैसे सेफ टॉपिक्स तक सीमित कर दिया। ब्रिक्स करेंसी जैसे मुद्दे जिन पर इंडिया और चीन दोनों चर्चा करते थे, वो तो पूरी तरह ही टेबल से हटा दिए गए। किसी ने भी डॉलर चैलेंज की बात नहीं की, न कोई यूनाइटेड स्टांस आया। ब्रिक्स की कोर स्ट्रेंथ थी एंटी वेस्टर्न एकता। अब वहां हर देश अपनी डील, अपनी नेगोशिएशन और अपने फायदे में उलझा दिखा। इजिप्ट, यूएई, सऊदी अरेबिया, ईरान जैसे नए मेंबर जो हेडलाइन में थे, उस समिट में केवल अपने एनर्जी डील्स, इन्वेस्टमेंट्स या बायलैटरल इंटरेस्ट को लेकर आए थे। किसी के लिए ब्रिक्स अब ग्लोबल साउथ की जंग नहीं रही, बल्कि बस एक बिजनेस प्लेटफॉर्म बन गया है। समिट से हफ्तों पहले तक इंडिया की सरकार लगातार यही कहती रही कि ब्रिक्स करेंसी का प्रस्ताव बोल्ड स्टेप है और इंडिया इसका समर्थन करता है, पर असलियत ये है कि ये समर्थन मीडिया हेडलाइंस और डोमेस्टिक स्पीचेस तक ही था। Confused for someone else here, because we have never actively targeted the dollar. That's not part of either our economic policy or our political or our strategic policy.
Some others may have. समिट के शुरू होते ही ट्रंप सरकार ने साफ कर दिया, अगर ब्रिक्स करेंसी की बात आई या डॉलर को चैलेंज किया तो 100% का टैरिफ लगेगा, जिससे सीधा नुकसान होगा। Breaking news coming in on the international front. US President Donald Trump has once again hit out at the BRICS Union, says it was set up to degenerate the dollar. As we await the final details of the trade deal between India and the United States, Trump says that India and Brazil will have to pay 10% tariffs for being part of the entire BRICS Union, which he says was only formed to degenerate the dollar. मगर ये चेतावनी सिर्फ सिंबॉलिक नहीं थी। इंडिया की इकोनॉमी, एक्सपोर्ट और मार्केट पूरी तरह डॉलर पर निर्भर है। यही वजह थी कि समिट की असली चर्चा में इंडियन डेलीगेशन ने अपनी पोजीशन बदल ली। External Affairs Minister S. Jaishankar stated it very, very plainly. India has never been for de-dollarization. In one clean sentence, India distanced itself from the most ambitious BRICS idea yet. The message was subtle, but it was unmistakable. India isn't willing to compromise its economic interests to serve the political agendas of developed nations. And this is where it gets more interesting. While the BRICS nations were flirting with financial rebellion, Washington was quietly tightening its embrace of New Delhi. नेगोशिएशन टेबल पर इंडिया ने न तो खुलकर ब्रिक्स करेंसी के पक्ष में बोला और न ही किसी ठोस प्रपोजल को एक्टिवली आगे बढ़ाया। करेंसी प्रपोजल समिट एजेंडा से क्वाइटली बाहर कर दिया गया। समिट के बाद न कोई जॉइंट एक्शन प्लान, न कोई डिसाइसिव रेजोल्यूशन, बस एक जेनरिक स्टेटमेंट, ब्रिक्स विल फर्दर स्टडी द मैटर। इसका प्रैक्टिकल मतलब यही है कि मोदी सरकार ने इकोनॉमिक रियलिटीज और यूएस प्रेशर की वजह से इस मुद्दे पर बैकफुट ले लिया। BRICS was put there for a bad purpose, and most of those people they don't even want to talk about it now. They're afraid to talk about it because I told them if they want to play games with the dollar, then they're going to be hit with a 100% tariff the day they mention that they want to do it. And they will come back and say, we beg you not to do this. BRICS is dead since I mentioned that. BRICS died the minute I mentioned that. गवर्नमेंट की मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी यानी हर किसी के साथ अच्छे रिश्ते, ये इतनी डाइल्यूटेड हो चुकी है कि न इंडिया वेस्ट के साथ खुलकर दिख रहा है और न ब्रिक्स में ही कोई बोल्ड स्टैंड ले पा रहा है। Russia, which was once India's most trusted defense partner, was now openly promoting a new financial order, one that India had just snubbed. Moscow saw BRICS not just as a trade bloc, but a tool for geopolitical independence. And India's refusal to go along with the currency idea may have signaled to the Kremlin that New Delhi was no longer on the same page as Moscow. समिट के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठा, इंडिया अब किस दिशा में है? मोदी सरकार की फॉरेन पॉलिसी कई सालों से बैलेंसिंग एक्ट पर चल रही है। एक तरफ यूएस, क्वाड, G7 जैसे वेस्ट के देशों के साथ पार्टनरशिप, दूसरी तरफ ब्रिक्स, SCO और ग्लोबल साउथ के मंच पर लीडरशिप के दावे। लेकिन हर क्रिटिकल मुद्दे पर इंडिया की सरकार कोई डिसाइसिव स्टैंड नहीं लेती। I would certainly characterize India as a country which is non-West, but which has an extremely strong relationship with Western countries, getting better by the day. Do we have multiple options? Answer is yes. Is that a problem? Why should it be a problem? If I'm smart enough to have multiple options, you should be admiring me. डॉलर चैलेंज की बात आई तो इंडिया ने न ब्रिक्स को सपोर्ट किया, न वेस्ट को ओपनली अपोज किया। Look, the United States is our largest trade partner, and we have no interest in weakening the dollar at all. नेगोशिएशन टेबल पर इंडिया का स्टांस एम्बिगस था, हर बार नेशनल इंटरेस्ट और मल्टी अलाइनमेंट का रेफरेंस, लेकिन कोई क्लियर और गट्सी डिसीजन नहीं लिया गया। ब्रिक्स करेंसी पर सेफ अप्रोच और वेस्ट के कैंप में लिमिटेड ट्रस्ट, इसी वजह से ना तो इंडिया ब्रिक्स में लीडर की तरह उभरा, न वेस्ट के लिए सॉलिड पार्टनर बना। A very solid relationship with the first Trump administration. Yes, there were some issues, mostly trade-related issues. समिट के बाद अलाइज और ग्लोबल ऑब्जर्वर्स ने यही सवाल उठाया कि इंडिया किसकी साइड में है? क्या इंडिया सिर्फ बैलेंसिंग कर रहा है या कोई रियल डायरेक्शन भी है? गवर्नमेंट की पॉलिसी से इंडिया की क्रेडिबिलिटी को नुकसान हुआ। ब्रिक्स करेंसी इनिशिएटिव आगे नहीं बढ़ा, बाकी देश इंडिया की कमिटमेंट से खुश नहीं दिखे। वेस्ट के देश भी इंडिया को रिस्क एवर्स और नॉन कमिटल मानने लगे हैं। नेगोशिएशन टेबल पर क्लैरिटी और डिसीजन मेकिंग की जगह बार बार सेफ प्ले और एम्बिग्विटी से
इंडिया की फॉरेन पॉलिसी और भी डायरेक्शनलेस दिखने लगी है। इवेंट मैनेजमेंट, पीआर और बैलेंसिंग से शॉर्ट टर्म ऑप्टिक्स तो मिल सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म लीडरशिप और ग्लोबल रिस्पेक्ट तभी पॉसिबल है जब सरकार नेगोशिएशन टेबल पर रियल, बोल्ड और क्लियर स्टैंड ले। ब्रिक्स 2025 इंडिया के लिए एक बड़ा डिप्लोमेटिक मूवमेंट था, जिसमें सरकार के पास डिसाइसिव लीडरशिप और स्ट्रैटेजिक क्लैरिटी दिखाने का मौका था। लेकिन फाइनल रियलिटी यही है कि समिट में सरकार ने सेफ अप्रोच को चुना, जहां इंडिया ने ब्रिक्स करेंसी प्रपोजल से खुद को अलग रखा और वहीं ग्लोबल स्टेज पर इंडिया का रोल एम्बिगस और कॉशियस रह गया। भारत देश के एक नागरिक के नाते मेरा मानना है कि हमारे देश की जनता सिर्फ स्लोगन्स, स्पीचेस या बैलेंसिंग नहीं चाहती, उसे इंडिया से नेगोशिएशन टेबल पर गट्स, क्लैरिटी और एक्शन चाहिए। अगर वीडियो पसंद आई तो व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर पर शेयर जरूर करें। सरकार की फॉरेन पॉलिसी पर आपकी क्या राय है वो कमेंट में जरूर लिखें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में जानने के लिए कि हमारे आसपास चल रहे मुद्दों के पीछे का सीन क्या है। नमस्कार।